हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर्स लर्निंग क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वायरल पेपर विज्ञान का हम लेकर आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। यूपी 10th का जो एग्जाम हुआ है इसमें जो है कि इंपॉर्टेंस ये होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पेपर को जो है कि आपको करना एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें से आने वाले सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। तो ये आपका जो है कि 25 फरवरी को जो होने वाला पेपर है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। ये पूर्णांक 70 मार्क है मेरे प्यारे बच्चों, और यह याद रखिए 70 में से 70 आने में कोई नहीं रोक सकता है यदि इसकी पूरी तरह तैयारी आप कर लेते हैं तो। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो है कि ये कोड नंबर इसका जो दिया हुआ है 824 बी के ये कोड नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। और इस पेपर को जो है कि इस चैनल पर जो नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के पास भी भेज दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं फिर दोबारा रिवाइज कर दूँ, 824 बी के ये अपने दोस्तों मित्रों के पास भी भेज दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे इसकी सहायता उनको भी मिल पाए। और इसमें से जो तैयारी कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 95 प्लस से कोई आने में नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक और अपना नाम डालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखेगा। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें 3 घंटे आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है और 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए रहता है। सामान्य निर्देश बच्चों मेरे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, निर्धारित होता है। ठीक है, 15 मिनट जो टाइम रहेगा वो आपको जो है कि पढ़ने के लिए जो आपको पेपर दिए जाएंगे, तो आपको 3 घंटा पेपर बच जाता है सॉल्यूशन के लिए, हल करने के लिए। अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ बो खो जो भी इसमें डिपार्टमेंट रहता है या वर्गीकरण जो किया रहता है या खंड जो रहता है, तो उसके हिसाब से आपको करना होता है। यहाँ पर दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में डिवाइड रहेगा, और बो में विभाजित रहेगा। ठीक है, ओ और बो में विभाजित रहेगा इसमें प्यारे बच्चों। याद रखिएगा जो ओ डिपार्टमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, खंड ओ तथा बो 3 उपखंड में रहेगा। उसके बाद को खो गो में विभाजित रहेगा, याद रखिएगा जो ओ डिपार्टमेंट रहेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 उपखंड में रहेगा, को खो और गो में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। तो ठीक है, तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो कि अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र के खंड ओ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करना होता है। OMR शीट पर उसको भरना होता है, लेकिन काले और नीले और काले बॉल पॉइंट से ही भरना होता है। उसमें ये याद रखिएगा कि विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। और दूसरी बात, इसमें जेल पेन का तो प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों नहीं करना है। इसमें 20 में 20 मार्क आपको आना ही एकदम 100% आएगा, जिसमें PCB से जो है कि आपका रहेगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके जो है कि इसमें जो क्या रहेंगे 20 मार्क के इसमें जो क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, खंड ओ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। याद रखिएगा 1 अंक निर्धारित होगा, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 मार्क आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ पर खंड जो है कि बो में वर्णनात्मक प्रश्न रहता है, जिसमें प्रश्नों को पढ़कर जो कि उसको आंसर देना होता है, उसमें उत्तर लिखना होता है, तो 50 मार्क का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक निर्धारित रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने अंक रहेंगे उसमें अंक निर्धारित रहते हैं। उसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कि ये देखेंगे अगला पॉइंट, खंड बो के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक उपखंड में नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। याद रखिएगा कि जो है नया पृष्ठ रहेगा उससे हमको प्रारंभ करना होगा। ठीक है, इसमें जो रहेगा को और खो और इसमें गो दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा ये सभी प्रश्न जो है कि PCB से रहेगा। PCB जो है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा। इसमें सभी देखिएगा ये सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। सभी प्रश्नों को करना एकदम 100% है, नहीं करते तो उसका मार्क जो है कि आपका कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसमें जो तैयारियां आपको जो हो रही है वो 100% सभी प्रश्न के लिए है, और ये कैसे करना है ये आपको बताई जा रही है। प्रश्न जो है किस प्रकार से करना होता है और कैसे लिखना होता है, इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दी जाएगी। तो ये विज्ञान का वायरल पेपर अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, जिससे उनको भी आपकी सहायता मिल पाए। खंड ओ में आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है जो मेरे प्यारे बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे जो खंड क में दिया गया है, जो पहले भी दिशा निर्देश में आपको बताया गया कि नहीं। ये जो है कि इसमें जो है कि 3 खंड रहेंगे, जिसमें फिजिक्स ये रहेगा पहला क वाला, इसके बाद बायोलॉजी रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसमें देख लेते हैं। तो ये कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कर रहा है, कौन सा इसमें दर्पण का प्रयोग करना होगा, आभासी आकार में और बड़ा प्रतिबिंब बनाना रहेगा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अवतल आंसर आपका रहेगा, ये अवतल आपका आंसर एक तैयार हो गया। इसमें मेरे प्यारे बच्चों 1 मार्क का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका रेडी कर दिया गया है। इसी प्रकार आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा
प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ये देख लीजिए। यहाँ पर पॉइंट दूसरा दिया हुआ है, इस दूसरे पॉइंट में ऑप्शन 4 है और ऑप्शन 4 में एक इसका आंसर सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तल अवतल दिया है इसमें, इसके बाद समतल दिया है, जिनमें से कोई नहीं है। आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, तो इसमें उत्तल लेंस होगा। इस तरह से आपका ये आंसर सही होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये एक एक मार्क के जो ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी तैयारी करना जरूरी है। आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? 1 मार्क का प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में एक उत्तर आपका सही होगा। इसमें देखते हैं कौन सा आपका उत्तर सही होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि आपका प्रकीर्णन होता है। आकाश में नीले रंग का दिखाई देने का कारण सबसे बड़ा क्या? प्रकीर्णन होता है। और इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न है, प्रकाश की चाल का अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है ये याद रखना है। तो कह रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। जल में होती है, कांच में होती है, हीरे में होती है, निर्वात में होती है। तो यह 4 ऑप्शन में एक मेरे आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसमें सही होगा। आपका ये निर्वात में होगा। ये उत्तर आपका सही है 1 मार्क के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1 मार्क के लिए आपका जो है क्या होता है? निर्वात में जो होता है क्या होता है? ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। ये इंपॉर्टेंस पेपर है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है कि आपका ये दिया हुआ R1 R2 R3 इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक ना। R1 R2 R3 इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस इसमें रहता है तो निश्चित रूप से एक ही मान होगा, तो उसको मिला लेते हैं। R1 R2 R3 रहेगा तो यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिसमें I होगी, ठीक है ना। इसमें तीनों में जो कि क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरह से आपका ये I से आपको ये जो कि विद्युत धारा को दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है तो क्या होती है? इसमें वोल्ट होती है। ये आपका आंसर सही होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से 1 मार्क का आंसर। 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शन, 1 मार्क का प्रश्न है। देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका होगा इन दोनों दिशाओं का लंबवत। इन दोनों दिशाओं का लंबवत होगी तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों इन दिशाओं के लंबवत होगी। ओके, यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले प्रश्न की तैयारी हम करते हैं। यहाँ पर तो जो 1 मार्क आपका जो कि आंसर इसमें आपका तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कह रहा है कि खंड ख में आएंगे। खंड ख में जो आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या होता है। ये खंड ख जो केमिस्ट्री का होता है मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं कितना ये जो है किस प्रकार से आपका आंसर होता है इसमें। तो कह रहे हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या है? एल्केन का समान सूत्र देखिए इसमें दिया हुआ है। तो एल्केन का समान सूत्र यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक सही होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंस आपको ये याद करना पड़ेगा। ये CrH2n+2 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस जो है कि आपको ये ध्यान दीजिएगा, इसको करना जरूरी है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है? निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक उत्तर इसका सही है। संदर्भ में सही विकल्प यहाँ पर दिया है। संदर्भ जो है यहाँ पे सही विकल्प दिया तो उसमें एक आपको उत्तर जो है बताना होगा। तो ये C2H4 होगा या C2H6 होगा। तो यहाँ C3H6 होता है। यहाँ पर आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है यहाँ पर C2H4 होगा कि C3H6 हो गया, या यहाँ पर HCHO और CH3CHO यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए। तो इसमें आपका जो है कि पहला और दूसरा जो है कि A और C होगा। तो इसमें ये आपका पहला और तीसरा जो है कि यहाँ पर दिया हुआ A और तीसरा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पोटेशियम है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने वाला काम करता है यहाँ पर जो जल, जब पोटेशियम में जल मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये आपका H2, ये H2 यहाँ पर जो है कि आपका निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है तो H2 गैस का निर्माण होता है। किसमें? पोटेशियम के साथ होता है। 0 pH वाला विलयन है। 0 pH वाला विलयन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर A अम्लीय है। तो ये इंपॉर्टेंस आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हो गया। 1 मार्क के लिए यहाँ पर तैयारी आपके लगभग हो चुकी है। और यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां जो सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है?
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो है कि आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में एक उत्तर सही होगा। प्रकाश परिहरित उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोग से दोनों को मिलने से बनता क्या है? तो ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर धड़ाक से जो है ग्लूकोज पर जो आपका ऑप्शन होगा तुरंत मारिए धड़ाक से, इसका आंसर आपका रेडी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा 13 वाला 13 वाला क्वेश्चन के रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर C3COONA प्लस हो जाएगा CaO, तो इसमें बनता है CH4Na2CO3, ठीक है। इसमें बनता है CH4Na2CO3। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा C3 और COONA C3 और COONA मतलब इसमें जो होता है कि इसमें करेगा CH4 का निर्माण करना है और CaO कार्बन डाइऑक्साइड, जो Ca कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें Ca, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर NH4 में देख लेते हैं, यहाँ पर NH4 की जो एक संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 4 दिया, तो यहाँ पर एक कॉमन देख लेंगे इन दोनों में क्या होती है। अब इन दोनों मिला लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कि आपका क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा और NaHO हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये NaOH हो जाता है, क्या होता है NaOH, इसमें मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर NaOH। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाता है। यहाँ पर उपखंड ग में चलेंगे। उपखंड ग का मतलब ये है बायोलॉजी उपखंड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बायो सेक्शन में आते हैं। तो ये बायो सेक्शन में करें 14वां जो कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 मार्क का आंसर यहाँ पर जो है कि यहाँ पर करेगा फ्लोएम, ठीक है ना। ये फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में जो है कि आपका यहाँ आंसर एक सही होगा। तो इसमें जो कि फ्लोएम जो क्या करता है, फूड को जो है कि फूड का एक्टिविटी करता है, फूड को ले जाने का काम करता है। तो ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो उसका उत्तर आपका सही हो जाता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो 15वां क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये खाद्य पदार्थों का संचरण के बाद जो है स्थानांतरण के बाद स्थानांतरण भेजना होता है, जो भोजन हमारे जो पौधों के हर भाग में पहुंचाने का काम होता है, ये होता है फ्लोएम का। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मुख से शुरू होता है। यहाँ पर आपका आंसर ये लगभग 1 मार्क का यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। 16वां यानी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर याद रखिएगा जिबेरेलिन है, जिबेरेलिन आंसर है आपका यहाँ पे। ये जो कि आप ट्रिक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कि आपका आंसर रहेगा, ट्रिक करेंगे तो 1 मार्क आपका मिल जाता है। यहाँ पर आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया क्या है, अगले प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित किस ग्रंथि से होती है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन 4 है। यहाँ पर धड़ाक से आपका आंसर मारेंगे पिट्यूटरी और पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से तैयारी यहाँ पे लगभग हो चुका है। 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? परागकोश के अंदर बनने वाला कौन सा भाग होता है? वह दलपुंज की परागकण होता है, परागकण आंसर होगा। यहाँ पर आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो गया इसका। अगला हम पढ़ेंगे पुष्प का जनन अंग होता है। पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जयांग होता है। आपका उत्तर यहाँ पर सही है। ये 20वां देखेंगे वायुमंडल के ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, ठीक है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाती है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट था, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। 20 में से 20 मार्क यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम खंड ब में चलेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न है जो हमने इसके पहले भी जिक्र किया था, इसके पहले भी हमने बताया था। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको देना होता है। तो यहाँ पर आइए क देखते हैं। उपखंड क में फिजिक्स के जो है कि प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर है, जो बड़े से बड़े आंसर इसमें दिए जाएंगे। जो 21वां कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन से दिया हुआ कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसको सोल्यूशन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 मार्क के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, ठीक है ना, 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। ये यार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको करना कैसे, तो आइए इसको सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं एक पेज पर और सॉल्व करके यहाँ पर समझते भी हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो कि प्रश्न जो दिया है, तो ये जो है कि आपका लाइट से ही है, जो इसमें जो है कि आपको एक बता रहा है कि इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं तो कैसे करना होता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करें, दिया है लिख लेते हैं। दिया में जो पॉइंट है उसको भी आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर करके एक मोटर बाइक पर पीछे से अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या है। कितना है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो पेपर है, तो ये क्या करेंगे, आर से हम क्या करें रिप्रेजेंट कर लेंगे। आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 4 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर रेडियस हमारी हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिए वक्रता त्रिज्या जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया है कि मोटर बाइक से करे किसी समय 8 मीटर,
एक वाहन जिसकी दूरी बता रहा है, ये दूरी आपको कितना बता रहा है, दूरी हमारा क्या बता रहा है, तो 8 मीटर बता रहा है। दूरी को हम किससे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे, ठीक है। इसको दूरी को किससे दिखाएंगे, यू से दिखाएंगे। अब यू 8 मीटर हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यू हमारा कितना हो गया, 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगले हम तरफ चलते हैं। अगला जो है कि देख लेते हैं करना क्या है, इसमें आंसर को ध्यान से देखते हुए फोकस करेंगे। इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को देख के फोकस करेंगे, गणना करके बताना है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा, v निकालना है। तो v निकालने के लिए जो फॉर्मूले का प्रयोग करना है ये आपको अच्छी तरह से याद होगा, नहीं तो आपको यही कि जितने फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो होगा कैसे। इसलिए करना क्या है कि यहाँ पर जो कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। f इक्वल टू r/2 मतलब जो है कि यहाँ पर जो है कि उसका वैल्यू निकालना गया f का, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें r का जो वैल्यू दिया हुआ उसको 2 से विभाजित कर देते हैं तो उसका निकल जाता है, ठीक है ना। पूरा यहाँ पर जो है कि r जो है कि पूरा इसमें से 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे f का वैल्यू निकला। तो दर्पण का कह रहा है कि दर्पण के सूत्र द्वारा, दर्पण का सूत्र तो आपको मालूम ही होगा, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र द्वारा हम देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू देखिए a1 बाई जो है कि v अब प्लस जो है कि 1 बाई आपका u हो जाता है, 1/u हो जाता है। मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f u, सॉरी। तो यहाँ पर जो है कि अब क्या करना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर v निकालना है ना। तो v निकालना तो सिंपल क्या करें, वैल्यू को वहां पर रख देंगे 1/5, f का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 1/v का v हो जाएगा, 1/u का वैल्यू यहाँ पर अब -8 दिया हुआ है, -8 को रख देंगे। यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, 1/v का वैल्यू निकालना हो तो करना क्या होगा कि यहाँ पर जो है कि इसको माइनस भी कर देंगे, या तो 1/v यहाँ पर लिख देते हैं, ए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन समझ में एकदम 100% आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब यहाँ से जो प्रक्रिया हमारी चालू होगी, यदि v का मान निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, -1/8 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 1/v यहाँ पर लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, ठीक है, 1/2 लिख लेंगे और माइनस यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू 1/v हो जाता है, यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है, 1/v हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पर 8 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौको 8 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे प्लस, इसके बाद 8 से 8 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, 1 एकम 1 हो जाएगा, 8 एकम 8 रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 1 5 हो जाता है, यहाँ पर 4 1 क्या हो जाता है, 4 1 5 हो जाएगा, 5/8 बराबर 1/v हो जाएगा, 4/5 बराबर 1/v हो जाएगा। अब v का वैल्यू निकालना है तो v का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो त्रिय गुणा करके भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली v का वैल्यू निकालना है तो सिंपल 8 5/8 को 8/5 कर देंगे तो v का वैल्यू आपका 8/5 निकल जाता है, या तो दशमलव में भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.6 मीटर जो है भाग देने पर आपका आंसर आता है। तो इस तरह से आपका मेरे प्यारे बच्चों तैयारी कंप्लीट ये क्वेश्चंस की हो जाती है यहाँ पर। और इस तरह से आने वाले प्रश्नों का जवाब या सॉल्यूशन हम इस तरह से आसानी से करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार 1.6 जो बनने वाला है, जो मीटर जो दूरी पर बनने वाला है प्रतिबिंब है, उसका अब देख लेते हैं क्या होता है कि इसकी आवर्धन क्षमता यदि मैनेज करें या आवर्धन क्षमता निकालें, तो आवर्धन क्षमता निकालने का जो ये सूत्र है तो उसको जानते हैं, m इज इक्वल टू हो जाता है v/u। m इज इक्वल टू क्या होता है, v/u हो जाता है। तो m का मान निकालना है, यहाँ पर m का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, v का वैल्यू यहाँ पर होगा तो v का वैल्यू 8/5 होगा। यहाँ पर v की वैल्यू जो कितनी होगी 8/5, तो इसका दिया है वैल्यू 1.6 मीटर। तो 1/6 मीटर u से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो u से डिवाइड करने के बाद ये 8 होता है तो 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 टू 16 और 10 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल रिमूव करने के लिए, तो 10 26 बाई जो है कि 80 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद कट पीट के जो क्या हो जाता है, यहाँ पर आंसर आपका आता है 1/5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है 1/5 हो जाता है। तो 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 एडअप, ये जो 0.2 जो है कैपेसिटी का जो है कि आपको यहाँ पे चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बनता है यहाँ पर, ये जो बनता है तो ये क्या हो जाता है, आभासी तथा क्या बनता है, आभासी तथा ये जो कि सीधा जो है कि आभासी तथा सीधा, आभासी एवं सीधा जो है कि क्या पड़ता है, किसका ये होता है। इस तरह का आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए निम्नलिखित अनंत दूरी तक वस्तु को देख सकने के लिए उसे किस प्रकार के तथा किस प्रकार के दूरी का लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे पॉइंट को लिखकर हमें सॉल्व करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए एक पेज हम ले लेते हैं। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अब इन सवालों को हल करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किस तरह से किया जाएगा, कैसे समझ में आएगा
ओके, तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उसके बारे में देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको देखेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, इस तरह से दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। दिया होने के बाद फिर इसके बाद जो है सारे पॉइंट्स को लिखना है और इसके बाद जो है क्या दृष्टि दोष पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी को देख सकता है, अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी को देख सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, पहले 80 मीटर की दूरी जो है हमारे यहाँ पर वी का है, तो वी हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर वी क्या लिख देंगे, गणना कीजिए कि दृष्टि के लिए देखने के लिए अनंत दूरी तक वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकृति के फोकस दूरी लेना होगा और प्रयोग करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे देख लेते हैं अनंत दूरी को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु की, यहाँ पर सारे पॉइंट्स को लिख लेंगे। कह रहा है कि वस्तु की, ठीक है ना, दूरी यू है, वस्तु की दूरी क्या है, यू है, तो यहाँ पर यू रख दीजिए। और यहाँ पर जो है कि यू आपका जो है कि वस्तु की दूरी जो यू है तो उसको इनफाइनाइट अनंत की बात कर रहा है। और वी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है आपका 80 मीटर दिया, तो वी का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे वी। अब यहाँ पर 80 मीटर भी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह प्रतिबिंब जो है, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की, यहाँ पर दूरी लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी जो वी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो है -80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी निकल गया है। अब इसके बाद बिना फोकस कर रहे कि तथा किस फोकस दूरी पर लेंस का प्रयोग करना चाहिए, किस फोकस लेंस पे आपको जो है किसका प्रतिबिंब करना चाहिए। तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की जो है यहाँ पर लेंस की, ठीक है ना, फोकस लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ पर बराबर लिखेंगे आपका एफ जो इज इक्वल टू, या निकालना आपको है एफ प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको देख लेंगे आप ध्यान से, अच्छी तरह से हम यहाँ पर जो फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए सवाल को हल करेंगे, मैथ को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये याद रखेंगे। यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला यहाँ पर रख के आप करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है, जो वैल्यू है रखते जाइए। 1/ आपका f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, यहाँ पर v जो आपके जगह पे यहाँ पर दिया तो ये v माइनस 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद 1/ इनफाइनाइट दे देगा, तो इनफाइनाइट होता आता है मेरे प्यारे बच्चों। त्रियक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर f का वैल्यू निकालें तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-80 हो जाएगा, 1/-18, ठीक है ना। यहाँ पर 1/-80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि इनफाइनाइट है, या माइनस जो दिया है यहाँ पर, तो माइनस और माइनस ऊपर भी है, तो माइनस माइनस ऊपर है तो ये प्लस हो जाना है। यहाँ पर 1/इनफाइनाइट का जो सिंबल है उसको लिख देंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट का सिंबल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देना है। अब इसकी बात करना क्या है कि इस तरह से जो ये यहाँ पर जो बनने वाली कैलकुलेशन 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-80, -80 यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट मतलब अनंत दूरी तक इसको बनाना है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया जो होने वाली है, f इज इक्वल टू तक तरीके गुणा करके हल कर देंगे, तो f इज इक्वल टू 80 मीटर यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से वो जो है डिस्टेंस यहाँ पर बता रहा है, दूरी है f बराबर जो होता है कि 80 मीटर की दूरी पर रहेगा, तब जाके इनफाइनाइट अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से लिख देंगे। इसमें जो जरूरत होगी, इसमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आने वाले जो प्रश्न रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से उनको हल करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लेंस की जो है, यहाँ पर लिखेंगे लेंस की, यहाँ पर क्षमता निकालेंगे, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता बराबर जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर P बराबर लिखेंगे, यहाँ पर ये 1/f 1/f मीटर होता है, तो 1/f मीटर होता है, यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P का जब वैल्यू निकालेंगे, तो P का वैल्यू निकालेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, f का वैल्यू किसमें दिया है, इसमें 1/80 हो जाता है। तो ये 1/80 मतलब 1/80 P जो है कि यहाँ पर P का मान जो है कि आपको भाग दे देंगे, तो 0.0125 ये डायोप्टर 0.0125 डायोप्टर के यहाँ प्रयोग किया जाना पड़ेगा या किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया है अथवा करके 4 ऑप्शन में, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अथवा करके भी ऑप्शन दिया हुआ, उसके पहले 23 जो है कि 24 क्वेश्चन है। इन 23-24 क्वेश्चन को भी आपको करना है। 23 जो है कि फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे करें कि विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। 4 मार्क का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, या तो इसके जो है कि यहाँ पर नीचे भी दिया कि 24 घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर इसमें करना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ पर आपको देखिए इस तरह दिया है। इस नियम के अनुसार यदि हम करें कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
कह रहा है कि मध्यमा, यहाँ पर बी दिया है मध्यमा धारा, और आई जो दिया है यहाँ पर प्रदर्शित करता है धारा को, आई प्रदर्शित करता है, अंगूठा चालक पर होता है, ठीक है, लगने वाला बल होता है, एफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। एफ जो है ना बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, आई जो है कि हमारे क्या किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, धारा की दिशा को, और इस तरह से जो कि यहाँ पर लगने वाले बल को एफ जो प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आंसर लिख देते हैं। तो आंसर लिख देने के बाद यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके हाथों को बनाना। तो हाथों को बनाने के लिए आप जानते ही हैं, ये छोटा सा यहाँ पर अंगुली बनाना, इस तरह से अपने पेन को लेके जाना, पेन को इस तरह से आराम से धीरे धीरे जो है कि आपको क्या करना है, पेंसिल का प्रयोग करिएगा। आप लोग पेंसिल का प्रयोग करिएगा। देखिए यहाँ पर पेन से बनाने में थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी होती है, कम ज्यादा मोटा पतला हो जाता है इसमें हाथों के स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो इसमें जो कि इसमें थोड़ा सा छोटा आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना, बना के यहाँ पर जो कि उंगलियों के दिशा को निर्देश को दिखाना है यहाँ पर, और दिशा निर्देश को दिखाने के बाद यहाँ पर बताना है, उसके नामकरण करना पड़ेगा, नामकरण कहाँ कहाँ पर करना है इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मतलब मान लीजिए कि किस हिसाब से यहाँ पर बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कि इस तरह से डायरेक्शन आपको बना देना, दिखाना है। अब यहाँ पर जो है कि ये आपके अंगूठे होते हैं, और ये जो है कि आपकी ये अंगुली होती है, ठीक है ना, और ये बीच वाली उसके मध्यमा अंगुली होती है। तो क्या है, क्या दिखाएंगे इसके बाद में, इसके बारे में हम यहाँ पर जो है कि लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे अब ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने हाथ को बना दिया, बनाकर यहाँ पर दिखा दिया। इसके सभी सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, दिखाना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बी, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों परस्पर लंबवत रहे, ठीक है ना, इसमें फैलाया गया, जैसे अंगुलियों को हम देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनाना, ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना। तो यहाँ पर जो है किस तरह से भाग जो है कि आपको दिखा रहा है, तो यहीं पर जो स्ट्रक्चर सेम जो यहाँ पर अपने हाथों को भी ऐसे करके जो है कि इसमें दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दिखा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है कि आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर चुंबकीय, यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय, लिखेंगे क्या यहाँ पर चुंबकीय, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है ये अपनी उंगली दिखा रही है, ठीक है ना। इसके बाद जो ये वाला भाग है हम देख रहे थे, यहाँ पर जो है कि मध्यमा धारा, ये क्या करते हैं, मध्यमा धारा, इसको हम देखेंगे विद्युत, यहाँ पर लिखेंगे विद्युत धारा। यहाँ पर ये विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अंगूठा जो होता है ना, अंगूठा ये चालक पर लगने वाले फोर्स को प्रदर्शित करता है, चालक पर लगने वाले फोर्स एफ से इसको दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये एफ वाला भाग यहाँ पर होता है, चालक पर बल होता है यहाँ पर, इस तरह से आपका हो जाता है। और एफ जो है कि चलने की दिशा प्रदर्शित करता है, इस तरह से दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये हो गया, एफ हो गया, बी हो गया और आई हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने जो है कि लगभग कंप्लीट यहाँ पर जो कि आपने कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारी चीजें जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी को दिखाएगा, ये विद्युत धारा को दिखाता है, और चुंबकीय बल यहाँ पे एफ को दिखाता है। तो इस तरह से आपने चित्र को नामांकित बना दिया है। बनाकर सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, उसके नामकरण को कर देना। तो ये कंप्लीट लगभग आपका हो जाता है। इस तरह से लगने वाले बल की दिशा को जो कि हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आपको करना था। यहाँ पर 24वां घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था में चित्र बनाकर स्पष्ट करना है। घरेलू जो है कि विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर आपको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइए हमको इसको भी देख लें कैसे करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका जो है कि उत्तर का जो है कि सारा चीज यहाँ मॉडल बनाकर रखा हुआ है, जो देखने में आपको जो है कि सोल्यूशन करने में आसान होगा। ये भू संपर्क तार यहाँ पर जो है कि आपका ये रहेगा, भू संपर्क जो भूमिगत रहेगा, जो भूमि से टच में रहेगा, जिसको अर्थिंग तार हम बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थिंग तार को जो क्या करेंगे, भूमिगत कर देंगे, भूमि से मिट्टी से ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हरे रंग, ठीक है ना, यहाँ पर हरे रंग जो ये भूमिगत संपर्क तार रहे तो हरे रंग के रिप्रेजेंट कर देंगे, हरे रंग से। इसके बाद विद्युतमय जो तार होता है, विद्युतमय तार जो है, विद्युतमय तार को जो है करे कि यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ लाल रंग का होता है। ये लाल रंग जो होते हैं क्या होते हैं कि यहाँ पर हम लाल रंग दे देते हैं। यहाँ पर एक उदासीन तार होता है, जो उदासीन 3 तार होते हैं, तो एक उदासीन होगा, ठीक है ना। ये उदासीन तार होता है, जिसको हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर क्या करते हैं, सब में एक ज्वाइन कर देते हैं अपने किस्म लाकर। इसमें विद्युत जो प्रदाय बोर्ड का फ्यूज है, फ्यूज में जो है किस प्रकार से कनेक्टेड है, यहाँ पर जो है कि विद्युत मई जो है कि विद्युत मापे लगा हुआ है। और यहाँ पर देख लें तो वितरण बॉक्स, जिसमें जो कि मुख्य रूप से स्विच एवं प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक फ्यूज लगे होते हैं। मतलब अलग अलग रूमों में जो है कि जाने के सारे अलग अलग फ्यूज सेपरेट रहेंगे, जिसमें कि मतलब अपने कार्य को कर लें। तो प्रत्येक अलग अलग परिपथ में अलग अलग उपकरणों को विद्युतमय और उदासीन तारों के बीच जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक उपकरण के पास धारा के प्रवाह को चालू बंद करने के लिए अलग अलग स्विच होता है। प्रत्येक उपकरण में देखिए यहाँ पर अलग अलग स्विच होगा, प्रत्येक घर के लिए अलग अलग स्विच लगा होता है, जिसमें जिसकी जरूरत होती है उस तरह कर सकते हैं। पृथक्करण उपकरण में समान विभवांतर होने के लिए क्रम में वे एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर जुड़े होते हैं। परिपथ में फ्यूज ओवरलोडिंग के कारण उपकरणों को सर्किट होने के वाले से नुकसान को बचाता है। क्या होता है, घर में शॉर्ट सर्किट होता है, उससे बचा देता है, क्योंकि उड़ जाता है वो ना, टूट जाता है, अंदर से जल जाता है, पिघल जाता होगा। इसकी वजह से जो है कि आपके घरों में लाइट का जो कि ये जो कि ओवरलोडिंग तब हो सकती है जब वायर और न्यूट्रल वायर सीधे संपर्क में आ जाते हैं। जब वायर जो होता है ना, फेस और
जो न्यूट्रल वायर दोनों होते हैं ना, जब वो सामने आ जाते हैं, एक साथ में आ जाते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब इस तरह से शॉर्ट सर्किट होते हैं तो आपके घरों का फ्यूज क्या हो जाता है ना, वो अंदर से पिघल के उसके पतले तार जो है टूट जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाइयाँ बंद हो जाती है, और इस प्रकार से आपके घर की सारी व्यवस्थाएं जो है कि सारी सुरक्षित रहती हैं। यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ की जो है कि अथवा करके इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध यहाँ पर दिखा देंगे। अब यहाँ सवाल को हल करना है, परिपथ में कुल प्रतिरोध यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर दूसरा सेल में प्रवाहित धारा जो इसमें दिया हुआ है, तो इसको करना है। तीसरा जो है कि इसमें 0.8 ओमेगा है प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ किस पर से क्या करना है, विभवांतर जो कि आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह से प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लो, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगा 6 ओम और 2 ओम का, यहाँ पर 0.8 ओम। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट की जो सप्लाई आपको दी जाती है यहाँ पर, तो इसमें जो है कि ये इसमें धारा प्रवाहित होती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो होता क्या है, ये इसमें देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं कैसे करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना होता है तो इसको देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल, यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध, यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिरोध, यहाँ पर कुल प्रतिरोध लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कुल प्रतिरोध लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, कुल प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर आपको देखते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है इसमें, तो 12 वोल्ट आपका यहाँ पर जो है ये आपका पावर सप्लाई दी जा रही है यहाँ पर, ठीक ना। दिए गए, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए, ठीक ना, लिखेंगे दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में जो वोल्ट होती है वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे होती है, तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 ओमेगा, कुल प्रतिरोध कितना है, 6 ओमेगा ये है, 2 ओमेगा या तो 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 ओमेगा, ठीक है। इस तरह से दोनों ओमेगा को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओमेगा और यहाँ पर तथा लिखेंगे 6 ओमेगा तथा यहाँ पे लिखेंगे 2 ओमेगा, 6 ओमेगा तथा 2 ओमेगा के प्रतिरोध यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोध, 2 ओमेगा के प्रतिरोध यहाँ पर लेकर क्या करेंगे, इन दोनों को यदि टोटल प्रतिरोध करना होगा तो सिंपल जो है कि हम इसको जोड़ देंगे, नहीं तो समांतर ये क्रम में है, ये समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इसे लिख देंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में ये जो है कि संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, संयोजित है, ठीक है ना, संयोजित किया जाता है या संयोजित है। तब यहाँ पर इस प्रकार आपने लिख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब कुल, तब यहाँ पर लिखेंगे तब कुल, यहाँ पर प्रतिरोध जब निकालेंगे कुल प्रतिरोध, ठीक है, यहाँ पर कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 जो कि R1, 1/R1 यहाँ कुल प्रतिरोध का निकालते तो 1/R1 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो है कि यहाँ पर 1/6 और यहाँ वहां पे 1/2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 6 से यहाँ पर कट जाता तो यहाँ पर 6 में कम 6 हो जाएगा, यहाँ 2 6 हो जाता, 3 कम 3 हो जाता है, तो 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1/R1 जब निकालेंगे तो 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे, ठीक है। R1 इज इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 6/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कटा देंगे, 2 3 6 2 के 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3/2 हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा 3/2, यहाँ पर 3/2 हो गया आपका, तो ये 1.5 ओमेगा हो जाएगा। भाग देते हैं, कटाते हैं तो ये 1.5 ओमेगा हो जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर लगभग जो कि आपका सोल्यूशन यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद जो है कि अगला हम देखते हैं, यहाँ पर 6 ओमेगा और 2 ओमेगा जो समांतर थे, तो समांतर क्रम में हमने निकाल दिया इसका। समांतर क्रम में यहाँ पर जो लगने वाले है 1.5 जो है कि यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर 1/5। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है 0.8 ओमेगा दिया, जो रेसिस्टेंस दोनों के साथ जो है कि यहाँ पर चिन्ह जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर जो कि R1 के लिए निकल गया है। यहाँ पर जो है कि R1 के लिए आपका हमने निकाल दिया, यहाँ पर से सिरों का विभवांतर तो आपका यहाँ पर R1 का हो गया। अब यहाँ पर करके R1 जो प्रतिरोध है, R1 जो यहाँ पर दिया प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध को यहाँ पर लिखेंगे 0.8 ओमेगा, 0.8 ओमेगा के, ठीक है ना। अब उस ओमेगा के साथ क्या करेंगे, समांतर श्रेणिया का साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर क्या होता है, संयोजित करने पर, ठीक है ना। यहाँ पर करने पर क्या करेंगे, लिखेंगे करने पर। अब यहाँ पर एक श्रेणी में उसको क्या कर संयोजित करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का जब हमने किया तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है कि आपका निकल गया है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध जब हो जाएगा दोनों को प्लस कर देंगे, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 इज इक्वल टू यदि निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर R1 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 0.8 ओमेगा, R1 प्लस 0.8 ओमेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1.5 ओमेगा इसका है, 0.8 ओमेगा इसका है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस कर दे तो R2 का वैल्यू जो निकलना होता है यहाँ पर आपका हो जाता है 2, यहाँ पर हो जाता है 8 5 13 हो जाएगा, 1 2 मतलब 2.3
ओमेगा आपका लगभग यहाँ पर आपका हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका सोल्यूशन जो है हमने इसका जो एक कुल प्रतिरोध का आपका निकाल दिया है, कुल प्रतिरोध का ये कुल प्रतिरोध इसमें निकल गया। तो इस तरह से आने वाले सब प्रश्न जितने भी रहेंगे सारे प्रश्न रहेंगे ना, इनका सोल्यूशन इसी तरह से करेंगे, इस तरह से हल करना हो। तो इस तरह से कुल प्रतिरोध निकल गया। अब यहाँ पर जो कि सेल से प्रवाहित धारा भी जैसे यहाँ पर दिया है कि 0.8 के विभवांतर के बीच। अब यहाँ पर जो है दूसरे पॉइंट को देखते हैं, दूसरे पॉइंट को सोल्यूशन कैसे करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेल, यहाँ पर लिखा जाएगा सेल से, लिखेंगे सेल से प्रवाहित, सेल से प्रवाहित, यहाँ पर लिखेंगे धारा, सेल से प्रवाहित धारा। ठीक है ना, सेल से प्रवाहित धारा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है कि आपका I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर V बाई R2 हो जाएगा, V बाई क्या हो जाता है R2 हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर I जो हमारा निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये 12 जो होता है I हमारा जब निकालेंगे तो V का मान कितना है 12 है ना, 12 का R2 से डिवाइड कर देंगे, 2.3 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव करना होता है। तो सिंपल तरीका होता है 12 गुण 10 हो जाता है, 2.3 गुण 10 हो जाएगा। तो इसमें करके फिर इसके बाद भाग देंगे तो आपका कट पिट के जो है कि 5.2 मतलब 5.2 इस तरह आ जाएगा ना। 23 5 क्या हो जाता है 5 15 15 दोबारा सोल्यूशन कर सकते हैं, इसका भी भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, 0.8 ओमेगा प्रतिरोध सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। अब 0.8 ओमेगा का जो रहेगा ना उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, अब इसको निकालना रहता है तो 0.8 ओमेगा यहाँ पर लिख देंगे, इसका प्रतिरोध है। ठीक है ना, प्रतिरोध लिख देंगे 0.8 ओमेगा हो जाता है प्रतिरोधों को। ठीक है ना, प्रतिरोधों के अब क्या करेंगे सिरों, प्रतिरोधों के सिरे, ठीक है ना, सिरों पर करेंगे, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर इसमें निकालना है, प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर यहाँ पर ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करना तो आइए इसको देख लेते हैं, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर V इक्वल टू IR2 हो जाता है, V इक्वल टू IR2 हो जाता है। तो यहाँ पर I का जो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर 5 दशमलव कितना आया है 2 आया है, और यहाँ पर जो R2 का जो वैल्यू आया है तो R2 का वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे 0.8 ओमेगा से आपको करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे 0.8 ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है 4.16, ये आपका जो है कि वोल्ट जो है ये सप्लाई आपकी होती है। तो ये जो है कि आपका क्या हो जाता है 0.8 प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर से आपका इसका वैल्यू निकल जाता है। तो आने वाले जो है इस तरह से प्रश्न जब आपके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो करना तो सोल्यूशन इस प्रकार रहेगा, फॉर्मूले को याद करना एकदम जरूरी है। जैसे इसके बाद जो है कि यहाँ पर उपखंड ख में आते हैं तो उपखंड ख के आपको प्रश्नों को देखिए करना होता है। यहाँ पर जो है कि ये आपका आ जाता है उपखंड ख, ये केमिस्ट्री के लिए हो जाता है, ये केमिस्ट्री के लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं तो 25वां क्वेश्चन जो दिया है 25वां नंबर का निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। इसमें निम्नलिखित समीकरण के लिए संतुलित करना है, इसको देखिए यहाँ पे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है कि वर्ड में दिया रहा है, तो वर्ड में दिया रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, केमिकल जो है कि एक सिंबल रहता है, केमिकल सिंबल के रूप में इसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके जो कि आपको केमिकल नेम बताए जाते हैं तो ये Ca हो जाता है। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH हो जाएगा। ठीक है ना, CaOH का ट्वाइस हो जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 यहाँ पे दिखाते हैं, CO2 को यहाँ पर क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस क्या होता है जल का जो जानते हैं H2 हो जाता है। अब इसको क्या करना है H2O, यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी आपको जो कि हिंदी नेम में थे तो यहाँ पर हमने क्या किया केमिकल नेम से जो कि इसको सिंबल से प्रेजेंट किया हूँ, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको जो है कि संतुलित करेंगे। ठीक है ना, केवल संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक ना, यहाँ पर समीकरण लिखने के बाद आपको संतुलित करना देखना पड़ेगा दोनों पक्ष में क्या संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो होता है पोटेशियम सल्फेट है और बेरियम सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या करना है आपको जो है सिंबॉलिक रूप में जो है यहाँ पर दिखाना होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 हो जाएगा, BaCl2 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो CO2 हो जाता है, सॉरी पोटेशियम सल्फेट, सॉरी उसका मैंने देख लिया। तो यहाँ पर K2SO4 हो जाएगा। ठीक है, K2SO4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो ये बनता क्या है बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 हो जाता है और प्लस इसके बाद यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम क्लोराइड जो मेरे प्यारे बच्चे होता है तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर KCl हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाता है KCl हो जाता है। तो यहाँ पर 2KCl हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2KCl हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें दोनों को संतुलित जो समीकरण होगा तो इसको मिला लेते हैं यहाँ पर, और उसको भी देख लेगा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया जिंक दिया है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये दोनों मिलने के बाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, यहाँ पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो इस तरह से इसके बारे में हम क्या करेंगे पूरी तरह से इसके बारे में भी हमें लिख देना है। तो जिंक का क्या हो जाएगा Zn हो जाता है, यहाँ पर Zn हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम किससे दिखाते हैं H2SO4 से दिखाते हैं, H2SO4। अब इनके बीच रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन हो जाता है H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा H2 हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है कि ये समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पर 2H2O दे देंगे, कितना देंगे 2H2O, तो इस तरह बैलेंस हो जाता है। ठीक ना,
तो कहने का मतलब यहाँ पर अगला जो है कि चौथा वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया दिया चौथा वाला जो दिया है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में जिंक क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट बन जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट में जब जिंक क्लोराइड मिलाते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AgNO3 यहाँ पर दे देंगे, तो AgNO3 नाइट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर जिंक क्लोराइड यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका होगा जिंक, और ये दे दिया Cl2, ZnCl2, ZnCl2 दे देते हैं। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, अब इससे तो Ag बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, AgCl जिंक क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट हो जाता है। तो जिंक नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, Zn हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, Zn ब्रैकेट में हो जाता है NO3 का ट्वाइस हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि यहाँ पर आपके यहाँ पर 2AgCl देना पड़ेगा, यहाँ पर 2AgCl देना पड़ेगा। दोनों को संतुलित करने का मतलब यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो संतुलित करने का हमने तरीका डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया, क्योंकि वो संतुलित करने का नियम जो है कि आपको इसके पहले भी जो है हमारे चैनल पर जो है कि आपको लेसन से जो जितने संबंधित जो लेसन हमारा पहला लेसन उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। 26वां देखिए निम्नलिखित का कारण समझाना है। इसके कारण को आपको बताना है किस कारण से क्या हो रहा था। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ तो इस प्रकार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया कि एक जस्से की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है ना। कारण बताइए, नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि आपको प्रिंटिंग करके रखा हुआ, प्रिंट करके आपको रखा हुआ। तो सही उत्तर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है जब, जिंक सल्फेट का निर्माण होता है जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण, करेक्ट, जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट जो CuSO4 के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर जिंक में बदल जाता है और इस तरह से जिंक सल्फेट बन जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विलयन का रंग नीले से रंगहीन में बदल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर मेरे प्यारे बच्चों होता है। तो इस तरह से आप देख लेंगे इसको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दूसरा है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, इसका कारण बताना। तो यहाँ पर उत्तर उसका होगा, यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होता है क्योंकि इनमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल। और यहाँ पे यौगिक में धनात्मक ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। इन आयनों के बीच विद्युत बल के कारण मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। इस आकर्षण बल या आयनिक बंध को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, आयनिक यौगिकों में कोई मजबूत बंधन होते हैं, इसलिए इसे तोड़ने के लिए काफी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर करें कि आयनों में यौगिक क्रिस्टल जालक में बहुत ज्यादा से ज्यादा आयनिक बंध होते हैं। इन पर काबू पाने के लिए ज्यादा तापीय ऊर्जा की जरूरत होती है और आयनिक यौगिक बहुत कठोर होते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर का लगभग कंप्लीट हो चुका है। 26वां का आप यहाँ पर देखें कि आयनिक यौगिकों के गलनांक जो उच्च होते हैं इसके कारण तो हमने बता ही दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है उसमें, ठीक है ना। अगले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लगभग जो है कि इसका आपका 26वां का क्वेश्चन आपका तैयार होगा। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का इसके 2 उदाहरण देने आपको। 6 मार्क का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा 6 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। जब कोई अम्ल या क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। लवण और जल बनाते हैं जिन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अम्ल प्लस क्षार मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, लवण और जल बन जाता है। बस इस तरह से उदाहरण आपको बताना है और इस तरह से आपको दिखा देना है। यहाँ पर उदाहरण एक जो है कि आपका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अम्ल और क्षार का एग्जाम्पल आप चाहेंगे तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCl ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण की तरह क्या लेते हैं, HCl है। HCl में हम क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, Na, ठीक है ना, NaOH मिला देते हैं। NaOH जब मिला देते हैं क्षार हो जाता है। जब HCl में NaOH मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों NaCl प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। जल बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से आपको जो है कि लगभग यहाँ पर जो है कि आपको एग्जाम्पल जो देना था तो एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर क्या था, HCl प्लस इस्तेमाल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जो कि Mg मिला देते हैं, MgOH का ट्वाइस मिला देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका जो है कि H, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका MgCl2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, ठीक ना। OX है ना, तो OX है तो 2X2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि आपका जो है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आइए हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भर्जन को उदाहरण से ही समझाना, भर्जन क्या होता है उदाहरण से ही समझाना है। तो भर्जन क्या है इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं भर्जन का डेफिनेशन, पहले समझिए भर्जन का पहले डेफिनेशन समझिए। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में इसके गलनांक से कम तापमान पर तीव्रता से गर्म किया जाता है तो इसे भर्जन कहते हैं, ठीक ना। जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम, मतलब गलनांक से कम तीव्रता पर जब गर्म करते हैं, तो जैसे यहाँ सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त है। उदाहरण दे देते हैं, तो उदाहरण भी समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या है इसका, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ कि Zn यहाँ पर दिया है, ZnS है, ठीक है ना, ZnS है। जिंक सल्फाइड यहाँ पर फिर है। ZnS के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर O2 मिला देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर O2 मिला देते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर ZnS के साथ, तो ये
Zn O हो जाता है और प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये SO2 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक उदाहरण हमने दे दिया। यहाँ पर 2 बैलेंस करना है तो बैलेंस करना तो यहाँ पर 2 दे देंगे और यहाँ पे 2 जिंक में दे देंगे और यहाँ पर 3 किसमें दे देंगे, O के साथ दे देते हैं। इसका 2 उदाहरण देना तो 2 उदाहरण के साथ एक और हम लिख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर C जो है CH4 है ना, CH4, तो यहाँ पर CH3 है, CH3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि C डबल बॉन्ड से O का लगा देंगे और वो लगाने के बाद यहाँ पर जो कि OH का जो कि सिंगल बॉन्ड से इसमें कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कर देते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब इसका बना कर दिखा सकते हैं आप चाहेंगे तो, इसका जो है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ बना कर दिखा सकते हैं ना, जो यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2Zn है, तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से हमने इसको बना दिया है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देख लेंगे निम्नलिखित के अयोगी के IUPAC नाम लिखना है, केवल IUPAC नाम दे देते हैं। IUPAC नाम क्या होते हैं आप देख लेते हैं। CH3 C है, यहाँ पर OH जो है कि सिंगल बॉन्ड से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर जो है कि इसका बनने का जो फॉर्मूला होगा तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, ये आपका हो जाएगा एसिटिक हो जाएगा, ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल हो जाता है, जो यहाँ पर IUPAC जो है कि नेम आपको जो है कि यहाँ बताया गया, तो इसे एसिटिक अम्ल हो जाता है। इसका IUPAC नेम हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का एथोनिक जो है ना, क्या करें कि एथोनोइक जो है कि क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, ये एथोनोइक अम्ल है, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHO है, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है, CH है, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए इसको क्या बात कहते हैं, तो ये हो जाता है एथेनल। क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं एथेनल। एथेनल यहाँ पर है, तो यहाँ पर जिस तरह से IUPAC इसका नेम जब हमने पहले का बनाया तो इसका जो है कि IUPAC नेम इसका भी बनेगा, तो IUPAC नेम बनाएगा तो इसका भी जो है कि आपको लिख सकते हैं, लेकिन कोई क्या एथेनल भी लिख देंगे तो सही होगा। पुनर्उद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन करना है, ये 4 नंबर का ये भी है मेरे प्यारे बच्चों, सचित्र वर्णन खाली करना है, ठीक है ना। सचित्र वर्णन करना, चित्र के साथ क्या करना, चित्र बनाना है, चित्र बनाकर फिर इसके बाद लिखना है। पुनः जब किसी एक कोशिक अथवा बहुकोशिक जीव का कोई अंग कट जाने पर उस स्थान पर पुनः एक नया अंडा प्राप्त कर लेता है, उस प्रक्रिया को पुनर्उद्भवन कहते हैं, ठीक है ना। कट टूट जाता है और वहां पर नया जो प्राप्त कर लेता है, तो उदाहरण में प्लेनेरिया दिया है, प्लेनेरिया दिया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर मुकुलन का जो है कि आपको यहाँ पर देखिए चित्र बनाकर आपको भली भांति और अच्छी तरीके से बता दिया गया है। इस तरह से आपको भी अच्छी तरह से यहाँ बना देना है, बनाकर दिखाना, ठीक है ना। ये मुकुलन में जैसे टूट गया तो टूट जाने के बाद फिर नए अंडे के रूप में जो क्या हो जाता है, निकल जाता है और नए पौधे का फिर निर्माण हो जाता है, नए जो उसका भाग बन जाता है वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये वाले फर्स्ट पार्ट में, जैसे ये फर्स्ट वाला पार्ट था, यहाँ पे से गया तो टूट गया, यहाँ पर टूटने के बाद क्या हो गया, वहां पर देखिए 2 अलग अलग भागों में इसका निर्माण हो जाता है, 2 भाग में ये बना लेता है। तो अब इस तरह से हम देखेंगे इसका जो है कि विस्तार से वर्णन करना है, तो विस्तार से वर्णन में हम लिखेंगे यहाँ पर मुकुलन लिखेंगे, करेक्ट। जब किसी जीव के उदर भाग में कोई उभार या मुकुल उत्पन्न होता है, जैसे ईख देखे ना, ईख में, और वह धीरे धीरे वृद्धि करके जीव का रूप ले लेता है, तो उस जीव से अलग हो जाता है, उस जीव से अलग हो जाता है, यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा क्या होता है, यहाँ पर टूट जाने के बाद नया बना लेता है। यहाँ पर हम देखेंगे अगला जो है कि यहाँ पे इस पर से देखिए एक प्रकार से यहाँ पे ये भी दिया है, स्पर्शक होता है, यहाँ पे मुकुलन होता है, मुकुलन के बाद देखिए यहाँ पर देखिए एक प्रकार का बना है कि नहीं बनाया, यहाँ पर देखिए मुकुल बना है ना। अब मुकुल बनाने के बाद देखिए यहाँ पर एक और निर्माण कर लिया, मुकुल बनाने के बाद यहाँ पर क्या कर लिया है, एक और जो है कि निर्माण कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से देखिए कि आपको जो है कि लगभग जो है कि यहाँ पर ये हो चुका है। तो यहाँ पर जो है कि पुनर्उद्भवन और मुकुलन का सचित्र वर्णन करके हमने बता दिया है, अच्छे चित्र से हमने चित्र को बनाकर आपको समझाया। 29 में मनुष्य लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए, लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, मानव में लिंग निर्धारण इस तरह करेंगे, आप पूरी तरह से लिख लेंगे। मानव प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 22 जोड़े जो है गुणसूत्र एक समान होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है ना। 23वां जोड़ा जो असमान होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। नर के 23वें जोड़े में एक्स गुणसूत्र जो होता है और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, नर के। और जबकि मादा में क्या होता है, 23वें जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, जिसमें एक्स से प्रदर्शित करते हैं। नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिनमें जो है कि 22 + x हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे में जो है कि 22 + y हो जाएगा, मतलब 23 बनाने के लिए। जिसके विपरीत मादा में सभी अंडाणुओं में 22 + x गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा के अंडाणुओं में 22 + x गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से x गुणसूत्र वाला शुक्राणु क्रम मिलता है तो होने वाली संतान स्त्री होती है, जब जिसे मिलता है तो, ठीक है ना, एक्स गुणसूत्र वाला। जबकि अंडाणु को वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है उससे, तो पैदा होने वाली संतान पुत्र या बेटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब एक्स की होता है, तो नर का 23वां जोड़ा जो है कि मानव निर्माण के लिए निर्धारित, 23वां जोड़ा जो कि मानव निर्माण के लिए निर्धारित होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि लगभग आपका ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रकाशानुवर्त और गुरुत्वानुवर्तन, क्या रहेगा, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन को उपर्युक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित करना है, उपर्युक्त चित्रों की सहायता से क्या करना है, परिभाषित
करना, तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रकाशानुवर्त, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रकाशानुवर्त हेडिंग डालेंगे। कह रहा है कि पेड़ पौधों में विभिन्न अंगों के द्वारा, कह रहा है पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्त करते हैं। प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्त, जबकि पौधों की गति वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर होता है, उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्त कहा जाता है। ठीक है ना, तना जैसे हम, ठीक ना, ये प्रकाश की ओर होता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर वृद्धि सूर्य के प्रकाश से दूर जब पौधा की गति या करे की विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्त कहा जाता है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्त कहा जाता है जैसे जड़ है, ठीक ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या जड़ है, यहाँ पर हम देखते हैं ये जब हम प्रकाश के या खिड़की के बाजू में थोड़ी दूरी पर रखते हैं तो क्या होता है, पौधा जो है ना कि प्रकाश की तरफ जो क्या होता है, झुकना शुरू कर देता है। ठीक है ना, प्रकाश की तरफ झुकना चालू हो जाता है, प्रकाशानुवर्त हो गया। ठीक है ना, यही जो जब तना में रहेगा तो तना में जो रहता है, तना नीचे की तरफ जो क्या करती है, भागती है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है ना, इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्त करते हैं। ऋणात्मक मतलब धरती की गहराई तक जाने का मतलब हो जाता है, वो ऋणात्मक अनुवर्त तक जाता है। ठीक ना, इस प्रकार से पौधों में गुरुत्वानुवर्त क्या होता है, इसका आप समझ लेते हैं। ठीक ना, तो पर्यावरणीय प्रेरक जैसे गुरुत्व यदि आदि पादप की वृद्धि होने वाले भाग में दिशा परिवर्तित होते हैं, करें कि परिवर्तित कर देते हैं, ये दिशिक या अनुवर्त गतियां उद्दीपन की ओर और उससे विपरीत हो सकती है। और हम जानते हैं कि एक पादप जड़ सदैव नीचे की ओर और प्रारूह जो है प्रायः ऊपर की अर्थात पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लगभग जो कि आपका होगा, जड़ में अधोगामी वृद्धि होती है और यह प्रारूह में ऊपरीगामी वृद्धि, और ये पृथ्वी गुरुत्व से खिंचाव की ओर अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्त होता है, अनुक्रिया ही गुरुत्वानुवर्त होता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि लगभग आपके जो है कि यहाँ पर इस प्रकार एक प्रकार चित्रित जो है कि यहाँ पर चित्र के द्वारा यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये जड़ नीचे की तरफ, यहाँ पर पौधा है, पौधा की पत्ती यहाँ पर निकल रही है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो क्या होता है कि ऊपर की तरफ, तो मान लीजिए कि ये पलटी हो जाए, पलटी के मतलब नीचे की तरफ ये हुआ स्लीपर है, स्लीपिंग पॉइंट में यहाँ पर जो पत्तियां बना देंगे। यहाँ पर पत्तियां बनाने के बाद जो है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पत्तियां बना देंगे तो ये पत्तियां जो होती है क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगती है, पत्तियां ऊपर की तरफ जाने लगती है। और यही पर जो है कि जड़ जो होती है नीचे की तरफ मिट्टी की ओर भागने लगती है, जो क्या होती है, नीचे मिट्टी की तरफ भागने लगती है। तो इसका कहने का मतलब होता है गुरुत्वानुवर्त जो होता है ना, तो ये जड़ें होती है जो क्या होती है, जड़ें जो है कि पृथ्वी के नीचे क्षेत्र में जाती है और वहां पर अपने पकड़ बनाती है, जिससे क्योंकि उसको भोजन जो है कि प्राप्त करना होता है ना, भोजन प्राप्त करना होता है, इसके हिसाब से जो है कि वो काम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है कि आपको गुरुत्वानुवर्त आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो है कि देखिए, यहाँ पर अथवा करके जो कि आपका ऑप्शन दिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। मानव के 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का वर्णन करना है, ठीक ना। तो आइए इसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से दोनों में से किसी न किसी को कर सकते हैं। अथवा में करके ऑप्शन दिया, परितंत्र को परिभाषित कीजिए और उसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो किसी एक का इसमें दोनों में से कर लेना है। ये आपको जो है कि होमवर्क दे दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से प्रश्न जो है कि आपको कम से कम कुछ तो आपको करने के लिए होना चाहिए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप भी जो इसकी तैयारी कर सकते हैं, 6 मार्क का प्रश्न है, दोनों में से किसी एक को तैयार कर लीजिएगा, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले प्रश्न में शायद हो सकता है कि इस तरह से जो है कि यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है, दोनों में से कोई एक आता रहेगा तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि टोटल आपको जो है कि ये मॉडल जो पेपर था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। ये जो कि 100% आएगा, इसकी तैयारी भरपूर आपको करना है। फिर इसके बाद जो है कि आपको फिर अगले मॉडल पेपर के साथ, जो इस तरह वायरल पेपर के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे।